देखो बेटा, today we are going to discuss about next topic, that is interference of light. देखो बेटा, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ कि सब तो पहला थानू पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना है ना इंटरफेरेंस, इट इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ longitudinal as well as ट्रांसवर्स वेव्स। तो फर्स्ट थिंग जो तुसी याद रखनी है बेटा, वो है कि ये जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस, ये फिनोमिना ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स, हर तरह दियां वेव्स, चाहे वो मकैनिकल है, चाहे वो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे ट्रांसवर्स है, सब तरह दियां वेव्स इंटरफेरेंस फिनोमिना शो कर दियां। बट इत्थे आपां सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे ही गल करनी है, पर इंटरफेरेंस साउंड वेव्स दे विच भी ऑब्जर्व होंदी है। तो क्लीयरली ये गल नूं माइंड च कर लेना। सैकेंड बेटा देखो, एक्चुअली जो मान लो आ एक गिवन पॉइंट है पी, देखो बेटा जो गिवन पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे अगर साइमल्टेनियसली मतलब इको वेले गिवन पॉइंट पे दो वेव्स पहुंचन, घट्टो घट दो मिनिमम, और वो दोनों वेव्स जो है ना उन्हों की नेचर सेम चाहिए है। नेचर सेम मतलब अगर दोनों लॉन्गिट्यूडनल है कि दोनों ट्रांसवर्स है, तो इदा नहीं है भी एक ट्रांसवर्स है एक लॉन्गिट्यूडनल। तो एक गल तो ये क्लीयर करो कि अगर बेटा आप हुण इंटरफेरेंस के बारे गल करनी शुरू की है, उहदे लई दिमाग च रखो कि इंटरफेरेंस फिनोमिना दे लई मिनीमम घट्टो घट इक्को जगह ते इक्को वेले दो वेव्स का पहुंचना जरूरी है। लाइक वेव्स, लाइक मतलब या दोनों ही साउंड है या दोनों ही लाइट है ना, मतलब सेम नेचर होएगी, या दोनों लॉन्गिट्यूडनल है या दोनों ट्रांसवर्स है एंड सो ऑन। हुण बेटा जिहड़ी वेव है ना, बेसिकली कोई भी जिहड़ी वेव है तो उहदी बेसिक नेचर असी इस तरह शो करते हैं, साइन करो। तो हुण अगर आप इस तरफ टाइम और इस तरफ एम्पलीट्यूड सॉरी डिस्प्लेसमेंट की गल कर रहे हैं, तो तुसी नोट करोगे बेटा कि डिफरेंट टाइम ते तुसी की नोट करते हैं, तो एट टाइम t1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, एट टाइम t2 डिस्प्लेसमेंट y2 है, एट टाइम t3 डिस्प्लेसमेंट
y3 है और एट टाइम t4 डिसप्लेसमेंट मैक्सिमम है और मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, एक्चुअली जो डिसप्लेसमेंट वर्ड है ये ज़्यादा सूट करेगा मकैनिकल वेव्स ਲਈ क्योंकि ਅਸੀਂ लाइट ਦੇ ਨਾਲ डील कर रहे हैं बेटा। तो लाइट के केस ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि लाइट ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसनों EM वेव भी कह देने। तो हुण जिहड़ी लाइट है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ तो आ ਜਿਹੜੀ डायग्राम है अगर इस तरफ टाइम है तो इस तरफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो हुण बेटा अगर एट टाइम t1 तो आ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है तो इनू असी डिसप्लेसमेंट की जगह की बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो एट टाइम t2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड उस वक्त की वैल्यू। और तुसी नोट करते हैं कि इस टाइम ते जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। तो जदों बेटा मैं अगर डिस्कशन के दौरान वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिसप्लेसमेंट तो उहदा मतलब तुसी समझ जाना कि मकैनिकल वेव च तो डिसप्लेसमेंट है बट in case of light displacement means instantaneous value of electric field। भी उस वक्त जो लाइट दे नाल जुड़िया होया इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इंस्टेंटेनियस उस वक्त की जो वैल्यू है। और जदों बेटा मतलब ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिहड़ियां तुहाडे माइंड च हमेशा रहनियां चाहिदियां वा तो तुसी डिसप्लेसमेंट की जगह इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं तो वो इक्वली गुड है। हुण बेटा ध्यान दिओ जदों तुसी लाइट नू डिस्क्राइब करते हैं पुत है ना तो देखो कि लाइट नू डिस्क्राइब करन दे लई वेव है ना बेसिकली वेव नू डिस्क्राइब करन दे लई आ देखियो बेटा ध्यान दिओ कि मान लो आ ओरिजिन है इत्थों वेव पैदा हो रही है ठीक है। हुण आ टाइम दे नाल वेव अगे वध रही है एंड सो ऑन। तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थों वेव पैदा हुई है। हुण वो वेव जिहड़ी कुछ देर पहला इत्थों पैदा हुई सी वो इत्थे तक आ चुकी है ठीक है इत्थे तक पहुंच चुकी है। हुण बेटा आ जिहड़े अलग अलग पोर्शनस है वेव दे तो इन्हां नूं असीं एंगल की टर्म च भी दस सकते हैं। देखो कि अगर मैं इसनूं 0 बोलदा वां ठीक है तो आ 90 है आ 180 डिग्री है आ 270 डिग्री है आ 360 डिग्री है 450 डिग्री है एंड सो ऑन एंगल्स। तो ये जिहड़े एंगल्स है पुत इन्हां नूं आपां गल नूं समझो तो इन्हां नूं आपां एक होर टर्म भी यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज फेज। फेज तो हुण तुसीं नोट कर रहे हैं कि जदों वेव इत्थे है इत्थों शुरू हुई है तो उहदा फेज है 0 या 0 डिग्री और जदों वेव इत्थे पहुंच गई है उहदा फेज हो चुका 90 डिग्री या π/2 रेडियन। जदों इत्थों शुरू हुई वेव इत्थे पहुंची है तो उहदा फेज हो चुका 180 डिग्री या पाई रेडियन। जदों इत्थे पहुंची है ना 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन एंड सो ऑन इस तरह चलते जाना ना। हुण बेटा इत्थे एक गल सुनो जदों वेव इत्थों स्टार्ट हुई है और अगर वो इत्थे तक पहुंची है तो उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया λ/4। क्यों क्योंकि आ बेटा थोड़े सामने सिंगल वेव है दिस इज सिंगल वेव। तो सिंगल वेव की जो लेंथ है दैट इज नोन एज वेव लेंथ
तो आ 1/4 है। तो यदा मतलब इत्थों शुरू हुई वेव जो इत्थे पहुंचेगी तो उन्हें कितना पाथ कवर किया, λ/4। और जदों इत्थों इत्थे तक पहुंची तो वह फेज कितना हो चुका, 90 डिग्री। यदा मतलब आ जिहड़े दो पॉइंट्स है, इन्हां दो पॉइंट्स दे विच पाथ डिफरेंस है λ/4 तो फेज डिफरेंस है 90 - 0 90 डिग्री या π/2 रेडियन। इसी तरह बेटा अगर तुसी इनू और इनू कंसिडर कर लो तो आ पाथ डिफरेंस है लैम्डा दूरी पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस है 360 डिग्री। हुण इत्थों एक गल निकल के आनी बेटा, जदों आपां क्योंकि इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन ये फिनोमिना स्टडी करने हैं तो उत्थे सानू वेव की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स से भी ध्यान देना रखना पैना ना, ताकि काम ईजी हो जाए। तो तुसी की देखिया बेटा कि अगर वेव मोशन के दौरान दो पॉइंट्स के विच दूरी लैम्डा के बराबर है तो असी वो दो पॉइंट्स के विचली दूरी नूं कहने आ पाथ डिफरेंस। तो अगर वो लैम्डा वा तो उन्होंने उही दो पॉइंट्स के विच जिहड़ा एंगल का फर्क है उन्होंने असी फेज डिफरेंस कह दें, वो 360 डिग्री होएगा या 2π रेडियन होएगा। सो हुण ध्यान दियो बेटा, देखो कि अगर थोड़े सामने आ एक वेव ट्रैवल कर रही है ना, और ये गल नूं तुहानूं असीं बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअली वेव कोई भी होए मकैनिकल नॉन मकैनिकल ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम नूं रिप्रेजेंट करती है। मैं हाले सिंगल वेव की गल कर रहा। दूसरी गल, वेव कोई भी होए बेटा तो उहदे नाल असीं एक टर्म जोड़ते हैं फेज, एक पाथ लेंथ। हुण देखो हुण आ जिहड़ी तुहाडे सामने वेव है तो आ है इस वेव की वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई है वेव लेंथ, लैम्डा सिंबल है। हुण आ जिहड़े दो पॉइंट्स है, इन्हां दो पॉइंट्स दे विच पाथ डिफरेंस है लैम्डा और इन्हां दो पॉइंट्स दे विच फेज डिफरेंस है 2π रेडियन। तो जो पाई च दिता तो अंडरस्टूड है रेडियन है। हुण अगर बेटा तो अगर आप कहने हैं कि ए और बी दे विच पाथ डिफरेंस लैम्डा वा तो फेज डिफरेंस 2π है, तो अगर ए और सी दे विच पाथ डिफरेंस आ दूरी अगर डेल्टा एक्स है तो फिर फेज डिफरेंस कितना होएगा, फाई। हुण इन्हां दा रिलेशन की निकलेगा पुत कि अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस है 2π, अगर पाथ डिफरेंस है 1 तो फेज डिफरेंस है 2π/λ, और अगर पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स तो फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसनूं तुसी याद रखना अंडर द हेडिंग रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। कि अगर थोड़े सामने वेव एग्जिस्ट कर रही है तो फेज डिफरेंस ते पाथ डिफरेंस का की रिलेशन है, भी फेज डिफरेंस फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की है भी जेडे दो पॉइंट्स के विच फेज डिफरेंस है फाई, उही दो पॉइंट्स के विच पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, और जी वेव ट्रैवल कर रही है उसकी वेव लेंथ लैम्डा वा। तो ये रिलेशन नूं भुलना नहीं है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिगार्डिंग पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये किसी भी वेव लई एप्लीकेबल है, कोई भी वेव होए मकैनिकल नॉन मकैनिकल लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, सो ये याद रखनी है। तो हुण तक भी आप जी अज डिस्कशन हुण तक कर रहे हैं उहदे विच बेटा थोड़े सामने तुहानूं मैं की दस्सिया कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है जिसके बारे आप स्टडी करनी शुरू की है, तो वो साडे सिलेबस दे विच तां है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही, पर तुहानूं मैं दसदा वा कि इंटरफेरेंस जो है वो हर तरह की वेव्स दे विच हो सकता वा, बट वो वेव्स सेम नेचर दियां होनियां चाहिए। दूसरी गल
कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਵਸ ਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड नाल रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो वर्ड दोनों मतलब आपस च इंटरचेंजेबल है। फिर आप देखा कि जो वेव ट्रैवल करती है तो वो रस्ते के उपर दो पॉइंट्स के जिहड़ा गैप है वो पाथ डिफरेंस है, और उन्होंने दो पॉइंट्स के जो फेज डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस है वह रिलेशन आप डिराइव कर चुके हैं। तो ये पॉइंट्स तक समझ आ गई है तुहानू काव्या? अश्वी, मुकुल, ठीक है बेटा। हुण दूसरी गल देखो, हुण सैकेंड पॉइंट जिहड़ा नोट करना बेसिक रिक्वायरमेंट है साडी, जिहड़ी हमेशा तुहाडे दिमाग 'च ये गल रहनी चाहिए है कि कोई भी जिहड़ी सोर्स ऑफ लाइट है ना बेटा, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो कैंडल है, चाहे वो गैस स्टोव है, चाहे वो इलैक्ट्रिक बल्ब है, चाहे वो एलईडी बल्ब है, कोई भी एनी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली लाइट पैदा किस तरह कर रही है कि क्योंकि हर सोर्स ऑफ लाइट बेसिकली की है कलैक्शन ऑफ एटम्स, एटम्स की बनी है अल्टीमेटली। तो हर एटम के अंदर की है बेटा इलैक्ट्रॉन्स दे एनर्जी लैवल्स है। नॉर्मली सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े किसी भी एटम के जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स है वो तुसी ऑफबॉ प्रिंसीपल के अकॉर्डिंगली देखते हैं, लोएस्ट एनर्जी लैवल्स तो शुरू होके मैक्सीमम तक चला जाते हैं और उस तो बाद सारे एनर्जी लैवल्स खाली रहते हैं ना। बट अगर मान लो किसी कारण करके किसी तरीके दे नाल आपां एटम के अंदर कुछ इलैक्ट्रॉन्स नूं हायर एनर्जी लैवल ते भेज दईए तो हायर एनर्जी लैवल जिहड़े है उन्होंने लाइफ शॉर्ट है, बहुत घट है, और उत्थे ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाएंगे इलैक्ट्रॉन्स और इमीडिएटली वो जंप करके नीचे नूं आएंगे। तो जदों कोई भी इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट तो लोअर एनर्जी स्टेट वाल नूं जंप करेगा तो वो एक्सैस एनर्जी नूं एमिट करदा वा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। और वो तुहानूं बोहर्स मॉडल च भी दस्सिया जांदा कि अगर मान लो तुहाडे एटम के अंदर आ दो एनर्जी लैवल्स है, एक दी एनर्जी E1 है, दूसरे दी E2 है या EI है या EF कर लो, और EF की वैल्यू जी EF की एनर्जी है वो EI तो ज़्यादा वा, है ना, हायर एनर्जी है लोअर एनर्जी है। हुण अगर इलैक्ट्रॉन हायर टू लोअर आएगा तो उस वक्त जी एक्सैस एनर्जी है EF माइनस EI वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट होएगी, और एक फोटोन की एनर्जी H न्यू होंदी है, H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब अगर इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करेगा तो जी एनर्जी रेडिएशन पैदा होएगी वो फ्रीक्वेंसी HF माइनस HE बाय, है ना, EF माइनस EI बाय H ते डिपेंड करेगी न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू इज इक्वल टू EF माइनस EI बाय H जो है ये H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। और इसका मतलब जिन्ना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होएगा उन्नी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट होएगी, और ये जी एनर्जी रेडिएशन पैदा होएगी बेटा, है ना, तो ये रेडिएशन जो है ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आप इनू क्लासीफाई करांगे कि ये लाइट रीजन पैदा हो रही है कि इंफ्रारेड च है कि अल्ट्रावायलेट च एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये कि बेसिकली कोई भी जी एनर्जी इमिट होंदी है तो वो ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम है, मतलब एटम के अंदर जो इलैक्ट्रॉन्स है जो हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करते हैं वो करके फोटोन पैदा हो रहा वा, और वो दोनों एनर्जी लैवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होएगी।
तो ये पॉइंट्स बेसिक गल्लां वा ना। हुण बेटा क्योंकि नॉर्मली जनरली किसी भी एटम के अंदर जो इलैक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी स्टेट च ही रिजाइड करते हैं, तो यदा मतलब उन्होंने पहला हायर एनर्जी स्टेट च सानू किसी तरीके नाल भेजना पएगा, तो उस तो बाद हायर एनर्जी स्टेट के विच इलैक्ट्रॉन्स का लाइफ स्पैन घट होने करके वो इमीजिएटली जो नीचे नू रश करनगे जंप करनगे तो रेडिएशन पैदा होएगी। हुण बेटा ये तो सानू कंसैप्ट पता लग गया भी कोई भी लाइट किदां पैदा होंदी है, तो ये बारे सानू क्लीयर होना पएगा। हुण एक गल सुनो बेटा, हुण किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर ना देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स है और उन्होंने अंदर इलैक्ट्रॉन्स का नंबर भी इस तो ज़्यादा ही होएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जी सोर्स ऑफ लाइट है उहदे विच मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स है और उहदे करके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी है। हुण बेटा जदों एक इलैक्ट्रॉन नीचे नू जंप करता वा तां दूसरा इलैक्ट्रॉन कदों नीचे नू जंप करेगा, इहदा आपस च कोई पर्टिकुलर फिक्सड रिलेशन नहीं है, क्योंकि हर इलैक्ट्रॉन एक दूसरे तो इंडिपेंडेंट होएगा। तो इस कारण करके बेटा हुण इत्थे एक गल निकल के आएगी, एक टर्म निकल के आएगी कि सोर्स ऑफ लाइट बारे सानू क्लीयर हो गया बेटा। हुण मान लो तुहाडे कोल दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है ना, दो बल्ब है अलग अलग डिफरेंट बल्ब्स है दो। हुण ये जिहड़े दो बल्ब्स है तो जदों इन्हें गल नूं सुनियो, जदों जिहड़ा फर्स्ट बल्ब है उन्होंने भी स्विच ऑन करता, सैकेंड बल्ब नूं भी बेटा स्विच ऑन करता। आराम नाल गल सुनियो। तो पहली गल तो बेटा ध्यान दियो, एक ना असीं टर्म यूज करते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्रोमैटिक मीन्स कलर, मोनो मीन्स सिंगल। मतलब मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट नूं असीं लैके चलते हैं कि वो सोर्स ऑफ लाइट जिहड़ी सिर्फ वन पर्टिकुलर वेवलैंथ वाली रेडिएशन नूं पैदा करती है, तो इको वेवलैंथ वाली रेडिएशन नूं पैदा करती। इस तरह की कोई भी सोर्स ऑफ लाइट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, एक आइडियल अजम्पशन है, बट आप ये नाल ही कंटिन्यू करना मोनोक्रोमैटिक। हुण बेटा हुण जिहड़ी सिंगल वेवलैंथ की इको वेवलैंथ वाली रेडिएशन पैदा हो रही है, तो उस वेवलैंथ का देखो एक्चुअली तुहानू पता होना चाहिए कि आ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलैंथ की रिलेशन है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यू लैम्डा, तो लैम्डा बन जाएगा सी बाय न्यू, तो सी एच बाय तो एक तो ये पॉइंट्स तुहानू याद रखने चाहिए है ना, दिमाग च होने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स है। हुण पुत जदों कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक है, तो एक तो मतलब है भी वो मतलब सिंगल वेवलैंथ वाली रेडिएशन पैदा करेगी। मतलब अगर साढ़े को मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है तो वो या तो वेवलैंथ पैदा करेगी 4000 ऑंगस्ट्रॉम, तो सारियां 4000 ऑंगस्ट्रॉम वाली लाइट ही निकलेगी, सिर्फ 5000 दी या 4200 ऑंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। दूजी गल हुण जिहड़ियां दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है ना, वो जरूरी नहीं है दोनों मोनोक्रोमैटिक हो सकदियां वा आइडियली, बट जरूरी नहीं है कि दोनों की वेवलैंथ सेम होए, है ना। हुण मैं जिथे गल नूं लिया रहा पुत, देखो भी जदों आपां इंटरफेरेंस की गल करनी है उहदे लई तुहाडे सामने एक वर्ड आएगा बेटा कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज, हुण जो कोहेरेंट सोर्सेज का कंसैप्ट है पुत, देखो कि अगर तुसी चाहते हैं कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट होन, तो उहदे लई पहली तो रिक्वायरमेंट यह है कि जिद्दां तुहाडे सामने S1 और S2 अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है तो ये कोहेरेंट होना चाहदियां वा, इन्हां नूं कोहेरेंट सोर्सेज तां बोलांगे
जेकर एक तां दोनों चों निकलन वाली लाइट जिहड़ी है उहदी वेवलेंथ सेम होए, बराबर होए। तो अगर एक दी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे दी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, फिर ये कोहेरेंट नहीं है। तो सेम वेवलेंथ होनी चाहिए है। और दूसरी रिक्वायरमेंट की है बेटा कि ये जड़ियां दो सोर्सिज है, इन्हां चों निकलन वाली जिहड़ी लाइट है, हुण जदों लाइट निकलदी है ना, तुहानूं दस्सिया सी, तो हुण बेटा आपां लाइट दी जो जिन्हों आप कह दें करैक्टरिस्टिक्स है, वो आप एक टर्म जोड़ते हैं फेज एंगल। हुण जदों लाइट किसी सोर्स चों निकली है तो वह जिहड़ा इनीशियल फेज है, निकलन वेले का एंगल है, वो जरूरी नहीं है आप कहिए मैथमैटिकली 0 डिग्री ही होए, 0 डिग्री होए जरूरी नहीं है। ठीक है, हुण देखो गल नूं समझो। हुण अगर बेटा आ जिहड़ियां दो सोर्सिज है, हुण गल नूं समझियो, आ दो सोर्सिज है, इन्हां विचों जिहड़ी लाइट वेव निकल रही हैं, पहली इहदे विचों भी वेवलेंथ लैम्डा, इहदे च भी लैम्डा, इहदा मतलब वेवलेंथ तो सेम है। पर जिहड़ी आ वेव पहली वेव निकली है, फर्स्ट वेव, फर्स्ट, और इधरों भी फर्स्ट निकली है, तो जिहड़ी फर्स्ट वेव का इनीशियल फेज है वो 0 है और इहदा भी 0 है। इहदा फेज भी शुरू वाला 0 है, इहदा भी 0 है। इहदा मतलब दोनों दे विच फेज डिफरेंस 0 है। अच्छा, हुण बेटा ये जिहड़ी पहली पल्स निकली है, पहली वेव निकली है, ये तो चला गई अगे। हुण उहदे मगर दूसरी भी है। हुण मान लो दूसरी का इनीशियल फेज 0 है, पर यदा दूसरी का इनीशियल फेज अगर 30 डिग्री है, तो यदा मतलब जी हुण सैकेंड वेव निकली है या सैकेंड पल्स निकली है S1 तो या S2 तो S1 का तो इनीशियल फेज 0 ही है, बट S2 का इनीशियल फेज 30 डिग्री है। तो यदा मतलब हुण इन्हां दा जो इनीशियल फेज डिफरेंस है वो की हो गया 30 डिग्री, जबकि पहला की सी 0 डिग्री। यदा मतलब अगर मान लो थोड़े सामने जिहड़ियां दो सोर्सिज ऑफ लाइट्स है, अगर उन्हां दा इनीशियल फेज डिफरेंस टाइम दे नाल बदल रहा वा, चेंज हो रहा वा, तो वह है नॉन कोहेरेंट। पर अगर उन्हां दा इनीशियल फेज डिफरेंस टाइम दे नाल कॉन्स्टेंट रहिंदा, मीनस अगर पहला 0 सी तो आफ्टर 1 सैकेंड भी 0 ही है, फिर आफ्टर 2 सैकेंड भी 0 ही है, 3 सैकेंड भी 0 ही है, तो वह कोहेरेंट है। या अगर दोनों का इनीशियल फेज डिफरेंस पहला 10 डिग्री सी, फिर आफ्टर 1 सैकेंड भी 10 डिग्री है, आफ्टर 2 सैकेंड भी 10 डिग्री है, आफ्टर 3 सैकेंड भी 10 डिग्री है, तो इनीशियल फेज डिफरेंस सेम रहिंदा, कॉन्स्टेंट रहिंदा, तो वह सोर्सिस कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट सोर्सिस का मतलब है कि एक तो दोनों सोर्सिस जो है वो जो लाइट पैदा करनगियां दोनों की वेवलेंथ सेम होएगी, और दूसरा दोनों लाइट्स जिहड़ियां पैदा होणगियां सोर्सिस तो पैदा होने वेले दोनों का फेज डिफरेंस बराबर होएगा, सॉरी बराबर नहीं, कॉन्स्टेंट होएगा। फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट का मतलब है कि अगर पहली सोर्स तो पैदा हुई लाइट तो दूसरी सोर्स तो पैदा हुई लाइट का शुरू च फेज डिफरेंस 1 डिग्री है, तो वो आफ्टर 1 सैकेंड 2 सैकेंड 3 सैकेंड भी 1 डिग्री ही रहना चाहिए वा। तो उन्होंने असी कहने कोहेरेंट सोर्सिस। पर अगर बेटा जो सोर्सिस है अगर उन्होंने वेवलेंथ बराबर नहीं है या वेवलेंथ बराबर है पर उन्होंने जोड़ा इनीशियल फेज डिफरेंस है वो टाइम के नाल चेंज हो रहा, तो फिर वो नॉन कोहेरेंट सोर्सिस होंगे। हुण जिहड़ियां नॉन कोहेरेंट सोर्सिस है और कोहेरेंट सोर्सिस है, दोनों च तुहानूं फर्क पता लग जाना चाहिए। हुण बेटा जो नॉर्मली टू इंडिपेंडेंट सोर्सिस कांट बी कोहेरेंट, मतलब दो बल्ब चाहे सेम कंपनी दे है, सेम क्वालिटी दे है, पर वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते जनरली, है ना। उसका कारण की है बेटा, क्योंकि हर बल्ब जिहड़ा वा उहदे विच जिहड़ी लाइट पैदा हो रही है वो डी एक्साइटेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स करके है, और हर बल्ब के अंदर देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, और वो जिहड़े मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है वो जदों ग्राउंड स्टेट वाल नूं या लोअर एनर्जी स्टेट नूं जंप करते हैं तो वो फोटोन इमिट करनगे, और हर इलैक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन दूसरे इलैक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन तो इंडिपेंडेंट है। इस करके
जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो हुण बेटा ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ कि कोहेरेंट सोर्सेज ਨੂੰ ऑब्टेन ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਇੱਕੋ सोर्स ऑफ लाइट तो दो सोर्सेज ऑफ लाइट्स पैदा कीतियां जा ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट बल्ब है ना, एक बल्ब है जिहड़ा मोनोक्रोमैटिक लाइट पैदा कर रहा, उस बल्ब नूं आपां एक कंटेनर दे अंदर फिट करके उस कंटेनर दे एक फेस के उपर दो छोटे छोटे होल्स करते, तो जो बल्ब ऑन करांगे तो उन्होंने दोनों होल्स तो जी बाहर लाइट निकलेगी तो बाहरले परसन लिए वो दो सोर्सिज बन चुके हैं होल्स, क्योंकि होल्स चो लाइट आ रही है और वो दोनों लाइट्स जिहड़ियां वा वो उन्हों का ओरिजिन कॉमन बल्ब तो हो रहा, इको बल्ब तो पैदा हुई, इस करके वो दो कोहेरेंट सोर्सिज एक्ट कर सकती हैं या करनगियां ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी जी सोर्स ऑफ लाइट है उसदे अंदर, क्योंकि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स है, इस करके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलैक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटेशन करके लाइट पैदा होनी है और डी एक्साइटेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक दूजे तो इंडिपेंडेंट होने करके इंडिपेंडेंट सोर्सिज कभी भी कोहेरेंट नहीं होंदियां। और कोहेरेंट सोर्सिज का मतलब की है कि दोनों सोर्सिज ने जो लाइट पैदा करनी है वो सेम वेवलेंथ वाली करनी है, प्लस दोनों सोर्सिज दे जो लाइट जो पैदा होनी है उस वक्त दोनों सोर्सिज तो पैदा हुई लाइट का फेज डिफरेंस कॉन्सटेंट रहना चाहिए, वो टाइम के नाल चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं इत्थे तक समझ होनी चाहिए है। देखो बेटा हुण एक गल होर जो एडिशनल याद रखो, लेट एस है सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, और जदों एस चों लाइट ने बाहर निकलना है ना, जदों पैदा ही हुई लाइट उस वक्त वह जिहड़ा फेज है उन्होंने आपां की मान लिया फाई आई, इनीशियल फेज, आई स्टैंड्स फॉर इनीशियल फाई आई। तो आप इत्थे मन के चलते हैं बेटा आम तौर पर जनरली तो की होना कि जी सोर्स ऑफ लाइट है ना आप की मानते हैं उस जो लाइट निकलनी है वह फेज आप जीरो ही मानते हैं, बट इत्थे जनरली गल करन लगे फाई आई मान लिया। हुण बेटा अगर एस तो निकली हुई वेव सपोज पी पॉइंट ते पहुंची है, अगर एस तो निकली हुई वेव पी पॉइंट तक पहुंची है तो मान लो एस और पी पॉइंट दे विच अगर डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो हुण बेटा एस और पी पॉइंट दे विच जदों एस तो निकली वेव जदों पी ते पहुंचेगी तो पी पॉइंट का फेज हो चुका होएगा फाइनल, और एस तो स्टार्ट हुई है वेव पी ते खत्म हुई मान लो, तो वह फाइनल वो इनीशियल है। तो एस और पी दे विच पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, तो एस और पी दे विच फेज डिफरेंस है दिस वन फाई एफ माइनस फाई आई। तो हुण मान लो अगर आ जी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है ये जी वेव पैदा कर रही है उसकी वेव लेंथ है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस की रिलेशन है, फेज डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यदा मतलब फाइनल फेज होएगा इनिशियल फेज प्लस तो आ बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसनू भूलना नहीं पुत। मतलब अगर एक पॉइंट तो सोर्स ऑफ लाइट तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट तो लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट निकलती है पैदा होती है, और पैदा होने वेले अगर वह इनीशियल फेज फाई आई है तो जदों वो दूर किसी पॉइंट पर पहुंचेगी तो वह फाइनल फेज कितना लभ सकते हैं, इनीशियल फेज प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की है जिथों वो सोर्स ऑफ लाइट पई सी उत्थों लैके
फाइनल पॉइंट तक की दूरी जिहड़ी है वो डेल्टा एक्स है। तो हुण बेटा गल सुनो, हुण इंटरस्टिंग गल जिहनूं आपां दिमाग च रखो। मान लो आ साडे सामने एक स्क्रीन है और आ साडे कोल एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो हुण इत्थों जिहड़ी लाइट पैदा हो रही उहदी वेवलैंथ लैम्डा वा। हुण इस सोर्स चों निकली हुई लाइट चारों पासे जानी है। तो हुण ध्यान दिओ, हुण जिहड़ी लाइट एस तो ओ जानी है, तो एस और ओ दे विच अगर डिस्टेंस है इन्ना, तो जिहड़ी लाइट पी ते जानी है, हुण एस और पी का डिस्टेंस एस और ओ दे डिस्टेंस नालों अलग है। तो आ डिस्टेंस अगर, तो यदा मतलब इत्थों जी लाइट पैदा हुई है वो लाइट ओ ते भी पहुंची, पी ते भी पहुंची, अलग अलग जगह ते पहुंची है। तो मान लो वह अगर इनिशियल फेज है फाई आई, तो जो वो ओ ते पहुंचेगी तो वह ओ ते फाइनल फेज कितना होएगा, फाई आई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पर डेल्टा एक्स केड़ा, ओ वाला, आ वाला। और पी ते वह फाइनल फेज कितना होएगा, इनिशियल फेज प्लस 2 पाई बाय लैम्डा, और एस और पी दे विच जिहड़ा पाथ डिफरेंस है। मतलब गल की नोट की पुत, जिहड़ी वेव इक्को जगह तो निकली है ना, और वो स्क्रीन के वख-वख हिस्सों ते पहुंच रही है, तो निकलन वेले उहदा फेज फाई आई है, पर जदों स्क्रीन के उपर अलग अलग पॉइंट्स ते पहुंचेगी तो वह फाइनल फेज, मतलब स्क्रीन के उपर पहुंचन ते वह जिहड़ा हर पॉइंट का फेज है वो सेम नहीं होएगा, फेज सेम नहीं होएगा, अलग अलग फेज नाल पहुंचेगी। तो एक गल ये भी याद रखनी है तुसी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कि जदों भी तुहाडे सामने स्क्रीन के उपर, स्क्रीन के सामने आपां एक सोर्स ऑफ लाइट प्लेस की हुई है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, उस मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट तो निकलन वाली लाइट स्क्रीन के हर पॉइंट ते, हर हिस्से ते पहुंच रही है। तो तुसी की देखते हैं कि हर हिस्से ते पहुंचन लई एस तो लाइट नूं ओ तक पहुंचन लई ते पी तक पहुंचन लई सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, अलग अलग पाथ डिफरेंस है। इस करके ओ ते पी ते पहुंचन ते ओदा फाइनल फेज अलग हो चुका वा, और वो इस गल ते डिपेंड करता भी वो एस तो पी तक या एस तो ओ तक पहुंचन लई कितना पाथ कवर किया ना। तो ये पॉइंट्स नूं याद रखो, समझो। हुण बेटा ये कंसैप्ट्स नूं माइंड च रखोगे तो काम बड़ा सौखा वा, कोई मुश्किल नहीं है। ये कंसैप्ट नूं थोड़ा दिमाग च रखने की कोशिश करो तो टॉपिक इंटरस्टिंग बन जाता वा। हुण एक गल होर जिहड़ी तुसीं इहदे नाल याद रखनी है बेटा, देखो जदों आपां बेटा इंटरफेरेंस की गल करते हैं तो इंटरफेरेंस के केस दे विच की हुंदा वा कि अगर पी पॉइंट ते मतलब इको पॉइंट ते सेम वेवलेंथ सेम नेचर दियां दो वेव्स पहुंच जान इको टाइम ते इको वेले, है ना, इको जगह ते, मतलब पी पॉइंट मतलब इको जगह ते इको टाइम ते सेम टाइम ते दो वेव्स, दोनों की वेवलेंथ सेम होए, दोनों की नेचर सेम होए पहुंच जान। तो हुण वो जिहड़ियां दो वेव्स पहुंच गई, तो अगर मान लो वो दो वेव्स इदां दी, पहली वेव रैड वाली है इदां पहुंची, और जिहड़ी दूजी वेव है वो मैं ब्लैक नाल शो करती हुई इदां पहुंची है ना, दोनों की वेवलेंथ सेम है। हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं कि इको जगह ते इको वेले सेम वेवलेंथ वालियां दो वेव्स पी ते पहुंच गई।
और पहुंचियां इदां भी क्रैस्ट नाल क्रैस्ट पहुंची, ट्रफ नाल ट्रफ पहुंची, तो असी कहांगे कि इत्थे जिहड़ी इंटरफेरेंस हुई है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों कंस्ट्रक्टिव? क्यों? क्योंकि जदों इदां दो वेव्स ने आपस च मिलना वा तो इन्हां ने दोनों के मिलन तो बाद जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बननी है पुत, तो रिजल्टेंट वेव बननी है, क्योंकि क्रैस्ट नाल क्रैस्ट प्लस नाल प्लस मिलना, माइनस नाल माइनस, तो प्लस नाल प्लस मिलू वड्डा प्लस, माइनस नाल माइनस मिलू वड्डा माइनस, तो वेव वड्डी हो जानी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनू कहने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जदों दो वेव्स, हुण गल नूं सुणो पुत्त आराम दे नाल, जदों दो वेव्स जिन्हां दी वेवलेंथ सेम है, नेचर सेम है, इक्को जगह ते इक्को टाइम ते पहुंचियां, और पहुंचियां इदां कि एक दी क्रैस्ट दूजे दी क्रैस्ट पहुंची, एक दी ट्रफ दूजे दी ट्रफ पहुंची, तो उत्थे दोनों वेव्स नूं मिलके एक वड्डी वेव आ गई। और वड्डी वेव का मतलब है कि एंपलीट्यूड वध गया, और जदों एंपलीट्यूड वध गया तो बेटा हुण याद रखो लाइट के केस च आपां टर्म यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जिहड़ी है ना डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एंपलीट्यूड। इहदा मतलब जदों दो वेव्स सेम नेचर दियां, सेम वेवलेंथ वालियां इक्को जगह ते इक्को टाइम ते पहुंचणगियां, पर पहुंचणगियां किदां? दोनों की क्रैस्ट क्रैस्ट पहुंचूगी इकट्ठी ते ट्रफ ट्रफ पहुंचूगी, तो असीं कहना भी इन्हां दे विच तां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे विच दोनों वेव्स ने मिलकर एक वड्डी वेव बना लेनी है, मतलब रिजल्टेंट वेव का एंपलीट्यूड वध जाना वा तो इंटेंसिटी वध जानी है। मतलब उस जगह के उपर जिथे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उत्थे जो नज़र आएगा वो उन्होंने कहने हैं ब्राइट बैंड और मैक्सीमम, मतलब उत्थे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सीमम होएगी, तो उन्होंने कहांगे मैक्सीमम या ब्राइट बैंड। ते दूजे पासे बेटा इदां भी हो सकता वा कि मान लो एक जगह के उपर जिहड़ियां दो वेव्स पहुंच रही वा, है ना, उन्होंने दो वेव्स का जो पहुंच ये दो वेव्स जिहड़ियां पहुंच रही वा इक्को जगह ते, उन्हों की वेवलेंथ सेम है, इक्को टाइम ते पहुंच रही, नेचर भी सेम है, पर पहुंचियां इदां कि जदों एक दी क्रैस्ट पहुंची दूजे दी उस वक्त ट्रफ पहुंची, क्रैस्ट नाल ट्रफ पहुंची, ट्रफ नाल क्रैस्ट पहुंची, तो हुण प्लस नाल माइनस मिलिया तो घट जाना कम, माइनस नाल प्लस नाल भी घट जाना। सो इसका मतलब हुण इन्हां दोनों के मिलन करके जो इंटरफेरेंस हुई उन्होंने कहने हैं पुत्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उहदे नाल की होना कि जिहड़ी रिजल्टेंट वेव पैदा होनी है उहदा एंपलीट्यूड घट जाना, घट हो जाना। घट किन्ना क जाना? जे आ दोनों बराबर है ना, जे आ दोनों बराबर है फिर तो यह जीरो ही हो जाना, तो जे दोनों च फर्क है फिर थोड़ा जा होना वा। तो आ जी छोटी वेव आ गई तो यदा एंपलीट्यूड घट होने करके मतलब जिथे डिस्ट्रक्टिव फिर इंटरफेरेंस हो रही है उत्थे थोड़े सामने की बनना वा, क्योंकि इंटेंसिटी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एंपलीट्यूड है, उत्थे इंटेंसिटी घट जानी है, उन्होंने कहना डार्क बैंड बन रहा या मिनीमम। हुण तुसीं गल की समझ रहे हैं पुत्त? इत्थे देखो गल जिहड़ी पॉइंट समझण वाला कि इंटरफेरेंस दे दौरान की होना कि इक्को जगह के उपर इक्को टाइम ते दो वेव्स जिन्हां दी वेवलेंथ बराबर है, नेचर भी सेम है, उन्होंने पहुंचना, पर जे वो क्रैस्ट नाल क्रैस्ट मिल गई इक्को टाइम ते पहुंचियां, एक दी क्रैस्ट और दूजे दी क्रैस्ट इक्को टाइम ते पहुंचियां, फिर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो उत्थे स्क्रीन ते तुहानू ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा, ब्राइट बैंड नज़र आएगा, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला पॉइंट होएगा।
पर जे मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वो किद्दां होनी है कि उस किसी जगह के उपर जिहड़ियां दो वेव्स पहुंचियां, एक दी क्रैस्ट पहुंची दूजे दी ट्रफ पहुंची, तो कैंसलेशन करके उत्थे इंटेंसिटी घट जाएगी, डार्क बैंड होएगा या मिनीमम होएगा। तो जे तो जिहड़ियां जिहदी क्रैस्ट और ट्रफ जिहड़ियां मिलियां अगर दोनों का एंपलीट्यूड सेम सी फिर तो कंप्लीट डार्कनैस होनी है। तो यदा मतलब स्क्रीन के उपर थानू इंटरफेरेंस के दौरान की नज़र आना, अलग अलग जगह पर ब्राइट ते डार्क बैंड्स नज़र आने हैं। तो इस पैटर्न को असी इंटरफेरेंस पैटर्न बोलना वा। हुण इस पैटर्न बारे बेटा आपां जिहड़ी गल करनी है वो नैक्सट कल आपां गल करांगे इहदे बारे